हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रांची डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो रांची डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुए थे। और यह पेपर DPQ 25% कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 16 जुलाई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 1.5 घंटे का समय दिए गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं नंबर ऑफ डंप वाल्व इन 1 LHB कोच आर, यानी एक LHB कोच में नंबर ऑफ डंप वाल्व कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि जानते हैं कि जो डंप वाल्व है वह WSP डिवाइस का पार्ट्स होता है, यानी व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस का पार्ट्स होता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो WSP के अंतर्गत मेनली फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, डंप वाल्व, माइक्रो स्विच और माइक्रो प्रोसेसर और प्रेशर स्विच आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर डंप वाल्व का तो प्रत्येक एक्सल पर जो 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं इसका मॉनिटरिंग करने का काम ये करते हैं, यानी जब भी हमें व्हील स्किड होने का कोई संभावना होता है तो जो स्पीड सेंसर है वह माइक्रो प्रोसेसर को प्रॉपर सिग्नल भेजता है, जिसको माध्यम से जो WSP का जो माइक्रो प्रोसेसर है वह यह स्पीड सेंसर के माध्यम से भेजे गए सिग्नल को सेंस करके जो डिफरेंस एक्सल के ऊपर जो स्पीड में आते हैं उनको यह सेंस करके आगे जो सिग्नल होता है डंप वाल्व को वो भेजते हैं, और डंप वाल्व के माध्यम से जो प्रेशर रेगुलेट किया जाता है ब्रेक सिलेंडर का। तो इस प्रकार अगर बात करें तो प्रत्येक एक्सल पर के लिए एक डंप वाल्व लगे होते हैं, तो टोटल 4 डंप वाल्व प्रत्येक LHB कोच में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन। वैगन के अंतर्गत जो फ्लैट टायर की लिमिटेशन होता है वो कितना होता है। तो अगर बात करें कि जो फ्लैट टायर होता है या व्हील ट्रेड से ऊपर जो फ्लैट मार्क्स होते हैं, जिसका मेजरमेंट अगर बात करें तो टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से किया जाता है, और इसका लिमिटेशन कोच के अंतर्गत 50 mm। वहीं वैगन की अगर बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होता है फ्लैट टायर का वैगन के अंतर्गत वह 60 mm तक रखा गया है। तो यहाँ पर वैगन के लिए पूछे गए थे तो 60 mm ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है A डायमेंशन ऑफ बॉक्सन इज डैश mm, यानी बॉक्सन वैगन के केस में जो A डायमेंशन होगा वो कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। चूंकि हम बात करते हैं कि जो स्लैक लिस्ट एडजस्टर बैरल जो होता है SAB, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक का एडजस्टमेंट किया जाता है व्हील ट्रेड्स एवं ब्रेक ब्लॉक्स के बीच, जिसमें A और E 2 तरह के डायमेंशन होते हैं। अगर बात करें A डायमेंशन का मेनली तो यह कंट्रोल रड हेड एवं बैरल जो SAB के होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को यह बताता है, और यह नॉर्मली अगर बात करें तो नॉर्मली जो कैसना बोई केस में होता है वो 70 + 2 - 0 mm होता है। वहीं केवल एक्सेप्शनल केस जो है बोवारेन, इसके केस में जो A डायमेंशन होता है वो 27 + 2 - 0 mm होता है। तो यहाँ पर केवल बॉक्सन वैगन के लिए पूछा गया था, जो कि नॉर्मली 70 + 2 - 0 mm के रेंज में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रॉम विच मटेरियल फ्लोर ऑफ बॉक्सन HL वैगन इज मेड, यानी कौन से मटेरियल के सहायता से जो बॉक्सन HL का जो फ्लोर सीट होता है उसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो बॉक्सन HL वैगन की अगर बात करें तो इसमें जो मटेरियल यूज में लिया जाता है वह IRSM 44 का लिया जाता है, जिसको अगर बात करें तो हम स्टेनलेस स्टील के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज, यानी फिएट बोगी जिसका प्रयोग हम एलएचबी कोच के अंतर्गत करते हैं, इसमें जो प्राइमरी सस्पेंशन जो यूज किया गया है वह मेनली डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग के बेस पर कार्य करते हैं। यानी बात करें तो डबल नेस्टेड में एक होता है आउटर प्राइमरी स्प्रिंग और एक होता है इनर प्राइमरी स्प्रिंग, दोनों को नेस्टेड के तौर पर जाना जाता है कंबाइंड फॉर्म में। तो यहाँ पर बात करें तो डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर प्राइमरी स्प्रिंग के अगर ब्रोकरेज का केस अगर पाया जाता है इन रूट के केस में, तो उस केस में जो लिमिटेशन स्पीड लिमिट का जो रखा जाता है वह 95 kmph का रखा जाता है अगर प्राइमरी स्प्रिंग्स में किसी प्रकार का ब्रोकरेज का चांस देखा जाता है इन रूट के केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद कैस्टनप बोगी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कैस्टनप बोगी के साथ फिट किए गए बॉक्स एंड वैगन का जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया है, इसके इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है उसे G70 के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम G97 का, तो इसका प्रयोग मेनली ईयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक के लिए किया जाता है, यानी मालगाड़ियों के लिए जो ब्रेकिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस होते हैं उनका टेक्निकल पैम्पलेट G97 है। इसी के अंतर्गत जो रेक टेस्ट के अंतर्गत जो लीकेज रेट अलाउ किया गया है वह 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का जो लीकेज रेट बताया गया है वो G97 के अंतर्गत ही बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसके अलावा G95 में इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस रिलेटेड टू कैस्टनप बोगी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कई सारे जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है आरडीएसओ के द्वारा जो दिया गया है फ्रेट स्टॉक के रिगार्डिंग, जिसमें से एक है G76 जिसके अंतर्गत CBC4 लाइन स्टाफ और G80 के अंतर्गत CBC4 वर्कशॉप स्टाफ के लिए बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो G81 जो है वह कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग्स यूज्ड इन कैस्टनप बोगी। इसके अलावा G90 का प्रयोग BTPN वैगन के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो G100 जो है वो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक रिलेटेड टू कंटेनर वैगन्स, जिसे BLC वैगन में जो हम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रयोग करते हैं इसका मेंटेनेंस G100 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं G112 के अंतर्गत जो LCCF20C बोगी एवं LWH25 बोगी जो है इनका इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। तो ये जितनी भी टेक्निकल पैम्पलेट्स आपको बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट रूप से एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर इन वैगन रिपेयर। वैगन रिपेयर के अंतर्गत जो मैनिपुलेटर्स का जो उद्देश्य होता है यूज करने का फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पासिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर इज द विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि डेंजर कंडीशन में अगर कोई सिग्नल पार करता है तो किस प्रकार के एक्सीडेंट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि अगर बात करें हम जो मेनली जो रेलवे के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन किए गए एक्सीडेंट्स का उसे 16 क्लासों में किया गया है, जिसका अगर बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेकर आर तक रखा गया है, जिसमें आई एंड ओ को समाप्त कर दिया गया है। जिसमें अगर बात करें कि जो सिग्नल डेंजर कंडीशन पास करता है या एक इंडिकेटिव जो सांकेतिक जो एक्सीडेंट्स होता है इनको रिप्रेजेंट करता है, और इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स के अंतर्गत मेनली क्लास एफ, क्लास जी एवं क्लास एच के जो 3 प्रकार के जो एक्सीडेंट टाइप्स आते हैं। क्लास एफ के अंतर्गत एवर्टेज कोलिजन आता है, क्लास जी के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स आते हैं, जबकि क्लास एच के अंतर्गत ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर कंडीशन। यह 3 जो है यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स के पार्ट्स है। वहीं यहाँ पर पूछा गया है कि पासिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर कंडीशन इज द दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट, तो यह होगा इंडिकेटिव एक्सीडेंट टाइप्स। और यह जो पासिंग सिग्नल एट डेंजर कंडीशन जो है यह क्लास एच के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत FGH 3 प्रकार के क्लासेस आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉडिफिकेशन सिस्टम APM इज फिटेड इन बिटवीन, यानी जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर जो प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस जो लाया गया था, इसका जो फिटेड कहाँ पर किया गया है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली अगर बात करें जो APM डिवाइस लगा होता है वह जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वाले जो ब्रेक सिस्टम इसके अंतर्गत ये लगाए जाते हैं, जिसमें 2 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक ब्रेक सिलेंडर एक एक बोगी पर लगा होता है। तो यहाँ पर हम पूछा गया था कि ये फिटेड कहाँ पर होता है, तो यह मेनली वैगन अंडर फ्रेम एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच यह लगा होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें मेनली जो होता है वो APM को हम E60 वाल्व के नाम से जानते हैं। इसमें एक सेंसिंग आर्म लगा होता है और इसके साथ 6 लीटर का एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है और यह मेनली वैगन अंडर फ्रेम एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच लगा होता है। सेंसिंग आर्म का अगर मूवमेंट बिलो 79 mm अगर होता है, बिलो 79 mm, तो यह मेनली लोडेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और इस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर APM द्वारा भेजा जाएगा वह 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाएगा। अगर सेंसिंग आर्म का मूवमेंट एबव 80 mm होता है तो इस केस को वह एम्प्टी कंडीशन को सेंस करेगा और इस दौरान जो प्रेशर भेजा जाएगा ब्रेक सिलेंडर को वो केवल 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजा जाएगा। यानी जब भी ब्रेकिंग वगैरह होता है नॉर्मली केस में जो हमारा DB का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से होता है, लेकिन जो BMBS वाले सिस्टम है जिसमें APM लगा होता है, इनमें पहले जो प्रेशर आते हैं DB से पहले प्रेशर APM डिवाइस को जाता है। APM डिवाइस इसको सेंस करता है कि लोडेड कंडीशन या एम्प्टी कंडीशन, उसके बाद यह प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है और एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है एम्प्टी कंडीशन के दौरान वह 6 लीटर के जो AR रिजर्वायर लगे होते हैं उसमें यह प्रेशर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो APM डिवाइस एवं BMBS सिस्टम का वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग वैगन्स, यानी निम्नलिखित में से किस वैगन के अंतर्गत स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। तो स्लैकलेस ड्रॉ बार की अगर बात करें तो यह मेनली जो कंटेनर वाले वैगन्स होते हैं जैसे कि BLC, BLLB, BLA, जो जितने भी मॉडिफिकेशन करते हुए भी आ रहे हैं वैगन्स के कंटेनर वैगन्स, इस सारे में जो स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जिसमें अगर बात करें तो एक यूनिट के अंतर्गत टोटल 5 कार्स होते हैं। जिसमें 5 कार्स की अगर बात करें तो टोटल दोनों एंड पर A कार लगा होता है, बीच के एंड में 3 B कार लगे होते हैं। तीनों B कार को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। जिसका अगर बात करें रेल लेवल से हाइट्स तो 845 mm इसका रेल लेवल से हाइट होता है, जबकि एक कार के जो एंड वाले जो पोर्शन होते हैं वहाँ पर CBC लगा होता है और इसका हाइट रेल लेवल से 1105 mm होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग BLCB वाले जो कार्स होते हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द 3rd and 4th डिजिट्स इंडिकेट्स, नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार वैगन को टोटल 11 डिजिट्स में रखा गया है, जिसमें 3rd एवं 4th डिजिट्स यहाँ पर पूछा गया है। तो 1st एवं 2 डिजिट्स जो होता है सेकंड डिजिट्स, यह वैगन को टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर कोई बक्सेन है, BCN है, किस प्रकार के वैगन है, इसके लिए वैगन कोड निर्धारित है जिसके माध्यम से हम वैगन कोड को 1st एवं 2nd डिजिट्स पर यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं। 3rd एवं 4th डिजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर मेनली ऑनिंग रेलवे किस जोन से यह वैगन बिलोंग्स करता है, जैसे कि नॉर्थर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, किस रेलवे से यह वैगन बिलोंग करता है। 5th एवं 6th पैलेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को यह रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई वैगन 2024 में बना है तो इसके लिए केवल 2 अंक हम लेंगे 24 और यह पैलेस होगा 5th एवं 6th पैलेस पर। वहीं अगर बात करें 7, 8, 9 एवं 10 4 डिजिट्स की अगर बात करें तो यह मेनली वैगन के इंडिविजुअल सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है
और एवं लास्ट जो 11वां डिजिट होता है या इसके चेक डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से जो 11 अंकों का वैगन नंबरिंग जो फॉर्मेशन होते हैं ये सही है या गलत है, इसका पता चेक डिजिट्स के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो 3rd एवं 4th डिजिट्स के लिए पूछे गए थे। तो यह मेनली किस रेलवे से यह वैगन बिलोंग्स करता है, ऑनिंग ऑफ रेलवे को यह रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के जो सोल बार्स होते हैं इनका थिकनेस मोटाई कितना होता है। तो एलएचबी कोच में मेनली अगर बात करें तो साइड वाल्व एवं इंड वाल्व एवं रूफ स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका मैन्युफैक्चर करने में जो मटेरियल यूज में लिया जाता है उसे हम फेरेटिक स्टील SS40M409M के तौर पर जानते हैं। वहीं रूफ सीट एवं थोरोफ्लर्स की अगर बात करें तो इसमें ऑस्टेनेटिक स्टील SS304 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अंडर फ्रेम के अंतर्गत सोल बार्स वगैरह आते हैं, इनका मैन्युफैक्चर जो होता है वह IRSM 41 या कॉटन स्टील के माध्यम से किया जाता है, जिसका अगर थिकनेस की अगर बात करें तो 6 mm इसका थिकनेस होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच और वैगन्स, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के कटिंग का प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील वाले कोच एवं वैगन्स को कट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें कोई अगर वैगन एवं कोचेज स्टेनलेस स्टील का मटेरियल का बना हो, इसके लिए जो हम कटिंग यूज में लेंगे वो प्लाज्मा कटिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा कटिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सेल इज चेक्ड बाई। एक्सेल को चेक किया जाता है किसके माध्यम से, तो एक्सेल पर जो इंटरनल क्रैक्स वगैरह जो आते हैं इनके डिटेक्ट करने के लिए हम यूएसटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग व्हील डाया इन फिएट बोगी इज डैश mm। फिएट बोगी जिसका प्रयोग हम एलएचबी कोच में करते हैं, इनका कंडमिंग व्हील डाया पूछा गया है। तो नॉर्मली अगर बात करें हम कि नॉर्मली जो डाया होता है एलएचबी कोच का व्हील डाया वो 915 से लेकर 845 mm तक होता है, यह होता है एलएचबी कोच के केस में। वहीं आईसीएफ कोच की अगर बात करें तो 915 से लेकर 825 mm तक होता है। वहीं वंदे भारत की अगर बात करें तो 952 से लेकर 877 mm तक होता है। इस प्रकार आप अलग अलग जो टाइप्स के कोचेज में वैगन्स होते हैं तो उसका आप व्हील डाया याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कंडमिंग व्हील डाया फिएट बोगी यानी एलएचबी कोच का, तो यह 845 mm हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेबलिंग वाल्व बिकम्स। अगर यह स्प्रिंग में प्रॉपर अगर प्रेशर अगर पाया जाता है तो उस दौरान जो लेबलिंग वाल्व का पोजीशन होगा वो किस पर कौन से पोजीशन में होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चूंकि यहाँ पर हम इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर एयर बेल्लो होते हैं, एयर बेल्लो से एक हमारा डंप वाल्व लगा होता है। डंप वाल्व मेनली 3 वे पोर्ट्स होते हैं जिसमें एक कनेक्शन एयर बेल्लो से होता है एयर स्प्रिंग से, और एक जो कनेक्शन होता है वो मेन रिजर्वायर जो होता है उससे होता है, और थर्ड जो होता है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट्स के साथ ही एक हमारा होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लीवर के तौर पर जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लीवर का कनेक्शन इंस्टॉलेशन लीवर के साथ या जो बोगी हमारा बोगी फ्रेम होते हैं उनके साथ यह होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन लीवर हो या लेबलिंग वाल्व का कनेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक तरफ यहाँ पर हम एक्चुअल बफर हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे और एक तरफ हम रिक्वायर्ड बफर हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जब भी हमारा नॉर्मल कंडीशन में यह होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर है, लीवर जो हमारा है जो इंस्टॉलेशन लीवर से कनेक्ट होता है वह मेनली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न जो पूछा गया था कि ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग कंडीशन में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर एयर बिल्लो पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है जब हमारे कोई स्टेशन पर अधिक संख्या में पैसेंजर्स अगर कोचेज में आते हैं, जिससे यह होगा कि एयर बिल्लो पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, जिस दौरान हमारा जो एक्चुअल बफर हाइट है वह नीचे की तरफ टिल्टेड होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड बफर हाइट्स के मुकाबले में कम होगा। तो इस दौरान जो हमारा कनेक्शन होगा वह एएमआर का कनेक्शन हमारा एयर बिल्लो से हो जाएगा लेवलिंग वाल्व के माध्यम, जिससे हमारा जो प्रेशर प्रॉपर मेंटेन हो जाएंगे और फिर से लेवल हमारा सेम हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन यह बनता है कि जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर पैसेंजर उतर जाते हैं, इस दौरान जो होगा कि हमारा लेवलिंग वाल्व जो हमारा स्लॉट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, जिस दौरान हमारा जो एक्चुअल बफर हाइट्स है वो रिक्वायर्ड बफर हाइट से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस दौरान जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर जो बना हुआ है एयर बिल्लो में, वो एग्जॉस्ट पोर्ट्स जो लगे होते हैं लेवलिंग वाल्व में, उसके माध्यम से या एटमॉस्फेयर में प्रेशर को एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारा प्रॉपर फिर से लेवल में हमारा इंस्टॉलेशन लीवर हो या जो हमारा लेवलिंग वाल्व है वो प्रॉपर हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, और उस पोजीशन को हम इक्वलाइजेशन या लैप पोजीशन आप बोल सकते हैं, उसको यह रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है नंबर ऑफ डुप्लेक्स वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बोगी आर। एयर स्प्रिंग बोगी में जो डुप्लेक्स वाल्व का नंबर पूछा गया है कि एक एयर स्प्रिंग बोगी में कितने संख्या में लगे होते हैं। तो यहां पर हम बात करें अगर कि एक बोगी में हमारा 2 एयर बिल्लो लगा होता है, दोनों एयर बिल्लो का कनेक्शन एक हमारा पाइप के माध्यम से किया जाता है, इसके सेंटर में हमारा डीसीबी यानी डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है। और डुप्लेक्स चेक वाल्व कब एक्टिवेट होता है? तो डुप्लेक्स चेक वाल्व तब एक्टिवेट होता है जब इसके अंतर्गत प्रेशर जो दोनों एयर बिल्लो के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वह 1.5 प्लस माइनस 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस दोनों एयर बिल्लो के बीच होता है। तो इस दौरान हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट हो जाते हैं और तब तक एक्टिवेट रहते हैं जब तक दोनों एयर बिल्लो में प्रेशर प्रॉपर इससे कम ना हो जाता है डिफरेंस, तब तक वह एक दूसरे के बीच कनेक्शन बना रहता है। तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि टोटल एक बोगी में केवल और केवल एक संख्या में डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेट्स ऑन एबव प्रेशर्स मोर देन प्रेशर 1.5 प्लस माइनस 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द स्पेसिफाइड टॉर्क फॉर प्रॉपर टाइटनिंग ऑफ इंड कैप स्क्रू शुड बी मेंटेन टू डैश kg मीटर्स फॉर क्लास के CTRB। यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्लास के CTRB के लिए जो एंड कैप स्क्रू के लिए जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो टॉर्क वैल्यू निर्धारित किया गया है वो कितना निर्धारित किया गया है। तो चूंकि CTRB जो फेड स्टॉक के अंतर्गत है वह मेनली 2 प्रकार के CTRB का प्रयोग किया जाता है। एक किया जाता है क्लास E और एक है क्लास K। क्लास E जो है वो मेनली नॉर्मली जो हमारे कैसनव 22HS हो या अदर वैरायटी जो हमारे कैसनव के उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्लास K का प्रयोग जो हमारा है CTRB या LWLH 25 बोगी जो है इनमें हमारा क्लास K CTRB का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो क्लास E के केस में जो टॉर्क वैल्यू निर्धारित किया गया है वह निर्धारित किया गया है 40 kg मीटर। वहीं क्लास K के अंतर्गत अगर बात करें तो यह टॉर्क वैल्यू 58 kg मीटर निर्धारित किया गया है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया था क्लास K CTRB, तो यहाँ पर आप सीधे देख पा रहे होंगे कि जो टॉर्क वैल्यू निर्धारित है क्लास K टाइप CTRB के लिए वो 58 kg मीटर है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 58 kg मीटर्स। अगर पाउंड्स में अगर आपसे फुट पाउंड में पूछा जाता है तो क्लास E के लिए 290 फुट पाउंड्स एवं क्लास K के लिए 420 फुट पाउंड्स टॉर्क वैल्यू के निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें तो द L10 लाइफ ऑफ क्लास E टाइप CTRB इज डैश लाख किलोमीटर्स।
यानी क्लास ई टाइप्स CTRV के लिए L10 लैप्स कितना रियायत किए गए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि L10 लाइफ क्या होता है। तो L10 लाइफ्स नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस आवर्स के अंतर्गत जो CTRV होगा उसका 90% बियरिंग्स प्रॉपर रूप से सर्वाइव करेगा और रिमेनिंग 10% है वो आगे के लिए होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ किलोमीटर जो होंगे जो कि क्लास ई के लिए जो निर्धारित किया गया है L10 लाइफ्स वह 10 लाख किलोमीटर निर्धारित किया गया है। जबकि अगर बात करें क्लास के लिए अगर बात करें तो क्लास के लिए यह थोड़ा ज़्यादा रखा गया है L10 लाइफ्स, यानी 16 लाख किलोमीटर्स यह रखा गया L10 लाइफ्स। L10 लाइफ्स मेनली नंबर ऑफ आवर्स इन सर्विस दैट 90% ऑफ बियरिंग्स विल सर्वाइव। यहाँ पर क्लास ई पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी 10 लाख किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ वैगन्स विल द साइड ऑफ वैगन्स वेयर DB इज लोकेटेड इज मार्क एज। नए लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वैगन्स के साइड को निर्धारित करने के लिए वैगन व्हील्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ पर DB का लोकेशन कहाँ पर मार्क किया जाना चाहिए वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो नए जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं इसके अंतर्गत कोई वैगन यहाँ पर है जिसके अंतर्गत बात करें 2 एक्सल यहाँ पर है, 2 बोगी, 1 बोगी, सेकेंड बोगी यहाँ पर है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हम DB का जो पोजीशन लेंगे वो वैगन के जस्ट राइट साइड होगा और वह सेंटर ऑफ बॉडी होगा। जो वैगन का जो सेंटर लाइन होगा वहाँ पर हम रेड कलर से हम इसके टॉप ऑफ पोजीशंस में हम ट्रैफिक रेड कलर से इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो DB का पोजीशन होगा वो जस्ट राइट साइड यहाँ पर हो जाएगा और सेंटर पोजीशन में हम इसे रेड ट्रैफिक कलर से इसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो राइट है यहाँ पर हम जैसे अगर फेस करके DB की तरफ फेस करके अगर खड़ा होता है हम तो उस केस में होगा कि जो हमारा राइट एंड हमारा हो जाएगा राइट हैंड के तरफ जिसको हम X एंड के तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड हमारा होगा उसे हम Y एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा राइट हैंड और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो वैगन व्हील्स का जो नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा वो हम राइट हैंड से एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमारा होगा R1, R2, R3, R4। जस्ट अपोजिट में यहाँ पर R को राइट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट को L से। तो यहाँ पर L1, L2, L3 और L4 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर वैगन व्हील्स का मार्किंग किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो चेहरा और फेस होगा वो DB की तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। इस प्रकार आप वैगन व्हील्स के नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया था जो DB का लोकेशन होगा वह राइट साइड होगा और सिंपली यहाँ पर बात करें तो यह जो वैगन के जो सेंटर लाइंस होंगे वहाँ पर हम रेड ट्रैफिक कलर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं पर DB माउंटेड होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ एनी बिल्डिंग वर्क इज डन आफ्टर असेंबलिंग ऑफ द वैगन प्रॉपर अर्थिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द फेलियर ऑफ। जब भी हमें कोई वैगन्स या कोचेज के अंतर्गत बिल्डिंग करने की रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर हमें बिल्डिंग के लिए प्रॉपर अर्थिंग का रिक्वायरमेंट होता है। अर्थिंग के लिए हम प्रॉपर रेल लाइंस वगैरह का हम यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। इस दौरान यह ध्यान दिया जाता है कि जो अर्थिंग का ट्रांसमिशन किया जाएगा वो प्रॉपर वे में किया जाए, नहीं तो वहाँ पर वो CTRV के जो फेलियर का यह कारण कॉज बन सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इफ़ एनी वेल्डिंग वर्क डन आफ्टर असेंबलिंग ऑफ वैगन, कोई भी बिल्डिंग वर्क जिसका किया जाता है वैगन के असेंबली के बाद, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी प्रकार के प्रॉपर अर्थिंग का प्रयोग किया जाए जिससे जो CTRV के फेलियर का यह कॉजेज न बन सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ वैगन हैविंग BMBS स्कॉट डिजाइंस इज डैश इन लोडेड कंडीशन। चूँकि अभी करंट में अगर बात करें तो मेनली 2 प्रकार के
BMBS फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। एक है नॉर ब्रेमसे, जिसे हम KBD के तौर पर जानते हैं, नॉर ब्रेमसे डिजाइंस, और एक है स्कॉट, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि नॉर के केस में तो मेनली एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्टोक बताया गया है, लोडेड कंडीशन में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है। एम्प्टी कंडीशन में अगर बात करें हम नॉर ब्रेमसे डिजाइंस के लिए, तो यह होता है 54 ± 10 mm होता है, जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है। वहीं अगर बात करें स्कॉट के केस में, तो स्कॉट के केस में यहाँ पर लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्टोक होता है वह 70 ± 10 mm। वहीं एम्प्टी कंडीशन की अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में यह सिंपली 55 ± 10 mm इसका पिस्टन स्टोक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था वह स्कॉट डिजाइंस के लिए जो लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्टोक होना चाहिए वह होना चाहिए 70 ± 10 mm। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कोडल लाइफ ऑफ ऑल टैंक वैगन्स एक्सेप्ट BTPN वैगन इज। BTPN वैगन्स को छोड़कर जितने भी ऑल टैंक्स वैगन्स होते हैं इनका कोडल लाइफ कितना होता है। तो नॉर्मली अगर बात करें BTP जितने भी टैंक्स वैगन होते हैं इनका कोडल लाइफ 40 ईयर्स निर्धारित किया गया है, 40 वर्ष। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि कोई ओपन वैगन विथ कैस्ना बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम के साथ है तो उस केस में जो कोडल लाइफ होगा वो 30 ईयर्स होगा। वहीं ऑल अदर्स विथ कैस्ना बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम वो उसके लिए हमारा 35 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होगा। वहीं टैंक वैगन के केस में 40 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंडमिंग साइज ऑफ बियरिंग प्लेट्स यूज्ड इन साइड बियर ऑफ ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में जो साइड बियर्स में जो बियरिंग प्लेट्स का प्रयोग करते हैं इनका कंडमिंग साइज लिमिट पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें बियरिंग प्लेट्स का, तो बियरिंग प्लेट सिंपली जो इसका शेप होता है इस प्रकार से इसका शेप होता है। और इसका अगर बात करें नए कंडीशन में जो इसका थिकनेस होता है वह 10 mm इसका नए कंडीशन में थिकनेस होता है। इसके बाद इसका सॉप रिन्यूएबल साइज की अगर बात करें तो 9 mm इसका सॉप रिन्यूएबल साइज होता है। कंडम लिमिट्स 8.5 mm इसका कंडम लिमिट्स होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो कंडमिंग साइज पूछा गया था तो 8.5 mm हो जाएगा। 9 mm इसके सॉप रिन्यूएबल साइज होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 8.5 mm कहीं भी ऑप्शन में नहीं मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ईयर ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन बोगी माउंटेड ईयर ब्रेक सिस्टम ऑन एवरी कोच। प्रत्येक कोच में जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली बात करें हम बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो कि ICF कोच में होते हैं, इनमें प्रत्येक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं प्रत्येक बोगी में। चूँकि यहाँ पर बात करें प्रत्येक कोच में पूछा गया है 2 ICF बोगी होने के कारण तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर जो होगा प्रत्येक कोच में वो 4 की संख्या में हो जाएगा। जिसके अगर डाया की बात करें तो 8 इंच या 203 mm इसका डाया होता है ब्रेक सिलेंडर का, और पिस्टन स्टोक 32 mm होते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन BMBC कोचेज, तो 4 नंबर्स यहाँ पर प्रत्येक कोच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ड्राइवर रिड्यूस द ब्रेक पाइप प्रेशर्स बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो लोको पायलट द्वारा ब्रेक पाइप से प्रेशर जो है 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम कर दिया जाता है, तो इसे किस फॉर्म में जाना जाएगा। तो नॉर्मली अगर बात करें तो जो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, इस दौरान जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो 0.5 से लेकर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं। इसके बाद होता है एक सर्विस एप्लीकेशन जिसमें प्रेशर जो है वो 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है।
वहीं फुल सर्विस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है ब्रेक पाइप से। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि जो ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप किया गया है 1.2 kg वह फुल सर्विस एप्लीकेशन की रेंज में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर व्हील एंड एक्सल मैनुअल व्हाट एडिशनल टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो व्हील एंड एक्सल मैनुअल के लिए जो मेंटेनेंस और रिपेयर का लिए जो पैम्पलेट्स दिया गया है आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स कोचिंग के केस में वो कौन सा दिया गया है। तो सिंपली व्हील एवं एक्सल के लिए C7907 का टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स के लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया गया है वह C6803 का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आपसे एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन कोच एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन कोच के लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया गया है वह C8805 का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप टेक्निकल पैम्पलेट जो कोचेज के केस में है उसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बेसिस पर यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। यानी शुरुआती स्टेशन पर मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर वो कितना होना चाहिए। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन के केस में अगर बात करें तो मिनिमम 100% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन रूट के केस में होता है मिनिमम 90%, लेकिन ओरिजिनेटिंग स्टेशन की अगर बात करें तो उस केस में मिनिमम 100% ब्रेक पावर परसेंटेज मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के केस में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पीरियोडिसिटी ऑफ फर्स्ट ROH ऑफ न्यूली बिल्ट बॉक्सन HL वैगन। नए बने बॉक्सन HL वैगन्स का पहला रूटीन ओवरहॉलिंग कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर बॉक्सन HL वैगन का जो न्यूली POH जो होता है वह 6 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। सब्सिक्वेंट POH की अगर बात करें तो यह 4.5 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें ROH के केस में तो ROH में जो फर्स्ट ROH होता है वह 24 मंथ्स के अंतराल पर होता है और सब्सिक्वेंट ROH की अगर बात करें तो वह 18 मंथ्स के अंतराल पर किया जाता है। चूंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था फर्स्ट ROH ऑफ न्यूली बिल्ट बॉक्सन HL वैगन, उस केस में जो रूटीन ओवरऑलिंग किया जाएगा वह 24 मंथ के अंतराल पर इसका ROH किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंपटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द प्री मेच्योर कंडमनेशन ऑफ ऑल कोचेज डैमेज इन एक्सीडेंट्स। जितने भी कोचेज है जो कि डैमेज एक्सीडेंट्स के अंतर्गत प्रॉपर रूप से अगर डैमेज हो रखे हैं तो इनका प्री मेच्योर जो कंडमनेशन है इनके लिए जो अप्रूविंग कंपटेंट अथॉरिटी होगा प्री मेच्योर तौर पर कंडमनेशन के लिए वो कौन से अथॉरिटी होंगे। तो कोई भी कोचेज जो ऑलरेडी किसी एक्सीडेंट के अंतर्गत डैमेज हो चुका हो उसका प्री मेच्योर कंडमनेशन करना हो तो इसका अप्रूविंग कंपटेंट अथॉरिटी जो होगा वह PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होंगे। यह जोनल स्तर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का PHOD होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निकल पैम्पलेट्स रिलेटेड टू मेंटेनेंस फॉर एयर ब्रेक सिस्टम फॉर कोचिंग स्टॉक सिस्टम के लिए जो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जो हम टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं वह हम C8805 का प्रयोग करते हैं जो कि एयर ब्रेक सिस्टम फॉर कोचिंग स्टॉक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो व्हील एंड एक्सल की अगर बात करें तो C7907 का प्रयोग हम व्हील एंड एक्सल की मेंटेनेंस से रिलेटेड हम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो C6803 का प्रयोग हम हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स के लिए करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क इन LHB कोचेज। LHB कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक डिस्क का डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो LHB कोचों में मेनली प्रत्येक एक्सल पर नंबर ऑफ जो ब्रेक डिस्क होते हैं वो 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क प्रत्येक एक्सल पर मौजूद होते हैं। जिसकी अगर बात करें डाया का, तो इसका डाया 640 mm होता है। थिकनेस की अगर बात करें तो इसका थिकनेस नए कंडीशन में 110 mm, कंडम हम 96 mm पर आने पर इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो ब्रेक डिस्क है वह ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है ब्रेक डिस्क। साथ ही साथ ये भी जो फिन्स इसके ऊपर जो प्रोवाइडेड होते हैं, छोटे छोटे फिन्स, यह फिन्स जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं इसके दौरान जो हीट जनरेट होता है तो चलने के दौरान प्रॉपर रूप से कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके फिन्स के अंतर्गत, ब्रेक डिस्क के अंतर्गत। इस पर्पस को देखते हुए इसके ऊपर फिन्स छोटे छोटे प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो कंटिन्यूअस जो 3 फिन्स होते हैं यह प्रॉपर रूप से कंटिन्यूअस रूप से 3 ब्रोकन ना पाया जाए। अगर 3 कंटिन्यूअस ब्रोकन पाया जाता है तो उस प्रकार के ब्रेक डिस्क को हम सर्विस में अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, तो ऑप्शन नंबर C 640 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस चेकिंग इफ WSP डिस्प्ले कोड 99 इट्स मीन्स। अगर माइक्रो प्रोसेसर जो WSP का है उसके ऊपर कोड जो है 99 रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सिस्टम गुड कंडीशन में अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कई तरह के जो होते हैं कोड, जैसे कि 7.2 होता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट्स को यह रिप्रेजेंट करता है। वहीं 7.3 जो कोड है वह सेवरल एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट्स को यह रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर बात करें 95 जो कोड्स है वह मेनली वोलाटाइल फॉल्ट्स जो होता है, जो कि प्रीवियस फॉल्ट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक रूप से लॉग हो जाते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट्स के लिए जो कोड रिप्रेजेंट करता है वह माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर 95 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम वोलाटाइल फॉल्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 75 लीटर्स एयर टैंक्स इन LHB कोच यूज फॉर। जो 75 लीटर्स का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक्स प्रयोग किया जाता है कोचेज के अंतर्गत वो मेनली टॉयलेट पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द गैप मेंटेन बिटवीन स्पीड सेंसर एंड द फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच जो गैप मेंटेन किया जाता है वो कितना गैप मेंटेन किया जाता है, तो यह मेनली 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच के रेंज को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इसका मेजरमेंट हम सिंपली फीलर गेज के माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.9 to 1.4 mm गैप मेंटेन बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग WSP चेकिंग इफ WSP डिस्प्ले 73 कोड्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर रिप्रेजेंट परमानेंट फॉल्ट एट ऑल सेवरल एक्सेल्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा परमानेंट फॉल्ट एक्सेल जो है वह इसके लिए 72 कोड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच टर्नेड आउट फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर इट्स टियर कंडीशन शुड बी डैश mm फ्रॉम रेल लेवल्स। अगर कोई कोचेज जिसको प्रोडक्शन यूनिट से बाहर लाया जाता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो टियर कंडीशन में खाली अवस्था में फ्रॉम रेल लेवल से मिनिमम बफर हाइट कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम दोनों केसों में लेंगे, एक वर्कशॉप के केस में और हम एक प्रोडक्शन यूनिट्स के केस में लेंगे। वर्कशॉप के केस में अगर टियर कंडीशन में अगर कोचेज को बाहर लाया जाता है तो उस कंडीशन में जो फ्रॉम रेल लेवल से मिनिमम बफर हाइट होना चाहिए
वह 1090 mm मिनिमम बफर हाइट होना चाहिए। वहीं प्रोडक्शन यूनिट्स की अगर बात करें तो मिनिमम 1095 mm इसका मिनिमम बफर हाइट होना चाहिए फ्रॉम रेल लेवल्स। चूंकि यहाँ पर प्रश्न प्रोडक्शन यूनिट के रिगार्डिंग पूछा गया था तो 1095 में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इज डैश kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर LHP पावर कार हैविंग नॉन ब्रेमसे डिजाइन ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा गया है LHP पावर कार के अंतर्गत जिसमें नॉन ब्रेमसिक KBD डिजाइंस के ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर जो जाएगा वह 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मैक्सिमम भेजा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड इन LHP कोच इज। यानी ब्रेक डिस्क एवं ब्रेक पैड के बीच जो मैक्सिमम गैप अवेलेबल होना चाहिए वह 1.5 mm मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मैक्सिमम गैप होता है 1.5 mm, इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फोनिक व्हील स्क्रू इन LHP कोच शुड बी टाइटन्ड विद डैश न्यूटन मीटर टॉर्क। यहाँ पर बोला गया है कि जो फोनिक व्हील स्क्रू है इनको LHP कोच के अंतर्गत जो टाइट किया जाता है फोनिक व्हील स्क्रू को वो कितने टॉर्क वैल्यू से यहाँ पर इसको टाइट किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। चूंकि यहाँ पर हम बात करें कि ये हमारा एक्सल के ऊपर ये हमारा बियरिंग का जो पोर्शन होता है वहाँ पर हमारा छोटे छोटे हमारे फोनिक व्हील्स के लिए यहाँ पर 3 स्क्रू लगे होते हैं। तीनों स्क्रू की अगर बात करें हम तो इनका जो डाया होता है वह होता है M8 जो है इसके स्क्रू के जो उसको डाया को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए जो टॉर्क वैल्यू रखा गया है वह 21 न्यूटन मीटर रखा गया है। कहीं कहीं से 30 mm भी न्यूटन मीटर भी रिप्रेजेंट किया गया है तो इसको आप देख सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर केस में यह 21 न्यूटन मीटर बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह फोनिक व्हील के लिए होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक्सल एंड जो है एक्सल बियरिंग एंड प्लेट जो स्लट होता है हमारा इनके लिए 3 बोल्ट्स होते हैं बड़े बड़े जो कि हमारा जो कवर होता है उसके अंदर लगा होता है। तो इसके लिए अगर बात करें हम तो इनके लिए जो बोल्ट साइज होता है वो होता है M20 जिसमें 20 जो है इसके डाया को रिप्रेजेंट करता है और 20 न्यूटन मीटर्स इसके टॉर्क वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सिंपली जो M18 जो है वो इसके फोनिक व्हील के स्क्रू को रिप्रेजेंट करता है और M20 टॉर्क वैल्यू 200 न्यूटन मीटर या एक्सल बियरिंग इन प्लेट स्टड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर बात करें हम कि जो एक्सल कवर के लिए जो 4 बोल्ट लगे होते हैं या एक्सल कवर के लिए जो हम बोल्ट प्रयोग करते हैं वो हमारा M16 और टॉर्क वैल्यू की बात करिएगा तो 170 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क वैल्यू होता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि फोनिक व्हील स्क्रू के लिए M8 बोल्ट का हम प्रयोग करेंगे। टॉर्क वैल्यू 21 न्यूटन मीटर्स या 30 न्यूटन मीटर्स यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर बात करें हम एक्सल बियरिंग एंड प्लेट स्टड की अगर बात करें जिसके केस में M20 के साइज का बोल्ट का प्रयोग करेंगे 200 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क वैल्यू होगा। वहीं अगर बात करें एक्सल बॉक्स कवर बोल्ट्स का तो इसमें टोटल 4 बोल्ट्स का प्रयोग करते हैं जिसका टॉर्क जो साइज होता है M16 टॉर्क वैल्यू 170 न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था केवल फोनिक व्हील स्क्रू के लिए तो मोस्टली केस में जो हम टॉर्क वैल्यू लेंगे वो 21 न्यूटन मीटर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं इसका जिक्र जो है वह 13 न्यूटन मीटर्स भी होता है तो आप एज पर डिवीजन्स जो होंगे उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 न्यूटन मीटर्स भी कहीं कहीं यह मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट्स
बोल्ट्स इन एलएचबी कोच इज डैश न्यूटन मीटर्स। यानी कंट्रोल आर्म ब्रैकेट्स बोल्ट्स के लिए जो टॉर्क वैल्यू निर्धारित किया गया वो कितना किया गया है। तो कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट्स के लिए जो हम बोल्ट साइज का प्रयोग करते हैं वो M16 करते हैं और इसका जो टॉर्क वैल्यू होता है वह 170 न्यूटन मीटर्स का हम टॉर्क वैल्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी यो डैम्पर्स आर अवेलेबल इन वन एलएचबी कोच। एक एलएचबी कोच में नंबर ऑफ यो डैम्पर्स कितने संख्या में अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूंकि हम चारों डैम्पर्स को देखेंगे, एक होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स, सेकेंड होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, इसका संख्या 2 होता है। प्राइमरी वर्टिकल की संख्या अगर बात करें तो 4 होता है प्रत्येक बोगी में। यो डैम्पर्स का प्रत्येक बोगी में संख्या 2 की संख्या में होता है। लेटरल डैम्पर्स का संख्या प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार टोटल जो नंबर ऑफ डैम्पर्स निकल के आ रहे हैं प्रत्येक बोगी में वो 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं। और आपसे कोचेज से पूछा जाता है तो 18 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में टोटल नंबर ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स अवेलेबल होंगे। टाइप्स आपसे पूछा जाता है, 0-4 टाइप्स के आपका यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स का प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, प्रश्न में केवल यो डैम्पर्स का पूछा गया था। यो डैम्पर जो है वो प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार 2 बोगी लगे होते हैं एलएचबी कोच में, तो टोटल जो होगा 2 × 2 टोटल 4 की संख्या में यो डैम्पर्स यहाँ पर कोचेज में उपलब्ध होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0-4 यो डैम्पर्स अवेलेबल इन पर एलएचबी कोचेज। अगर बात करें यो डैम्पर्स का तो यह मेनली फिटेड होता है बोगी एंड बॉडी एवं बोगी फ्रेम के अंडर फ्रेम जो होते हैं वहाँ पर यह कनेक्टेड होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो कोचेज का जो रोलिंग मोशन होता है इनको यह मिनिमाइज करने का काम यो डैम्पर के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ब्रेक पैड चेक्ड फॉर डैमेज एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस शेड्यूल्स। यानी ब्रेक पैड्स के डैमेज एवं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए जो हम कौन कौन से मेंटेनेंस शेड्यूल्स में यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो मेनली जितने भी हमारे ट्रिप्स होते हैं आफ्टर एवरी ट्रिप्स के बेसिस पर हम ब्रेक पैड्स के डैमेज हो या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो इनके डैमेज को हम प्रत्येक एवरी ट्रिप्स के अंतर्गत हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एवरी ट्रिप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच कंपोनेंट्स नीड टू बी चेक्ड फॉर एक्सटर्नल डैमेज एंड कोरोजन इन द बोगी बुलस्टर असेंबली। यानी यहाँ पर पूछा गया कि बोगी बुलस्टर असेंबली में जो एक्सटर्नल डैमेज है एवं कोरोजन जो है इनके कंपोनेंट्स की जांच हम कैसे करते हैं। तो मेनली जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल बीम्स होता है, ब्रेक सपोर्ट्स होता है, डैम्पर सपोर्ट्स होता है, ये सारे को हम विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा यहाँ पर जांच करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर रिमूविंग डस्ट एंड रस्ट फ्रॉम द पिलर्स इन एलएचबी कोचेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एलएचबी कोचों में डस्ट एवं रस्ट को पिलर्स को रिमूव करने के लिए हम कौन से रिकमेंडेड मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सिंपली हो जाएगा बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर एंड अ क्वायर ब्रश एवं जो हमारा कंप्रेस्ड एयर होते हैं इनके मेथड्स के माध्यम से हम डस्ट एवं रस्ट जो है पिलर्स को उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग अ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेक रिगिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से विजुअल इंस्पेक्शंस जो ब्रेक रिगिंग करते हैं तो हम यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम कोई भी पार्ट जो हमारा है इनमें इजी मूवमेंट्स ना हो पाए, क्रोजन यहाँ पर देखते हैं, क्रैक्स एंड डैमेजेस को हम यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन के माध्यम से हम ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट जो होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर चेकिंग द हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग। हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग के चेक करने के लिए जो प्रिस्क्राइब मेथड होना चाहिए वो कौन सा है। तो यूजिंग गेज को हम यूज करके यहाँ पर हम हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग को मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा एयर स्प्रिंग इंस्टॉलेशन हाइट जो होता है वो 289 से लेकर 294 mm के बीच इसका इंस्टॉलेशन हाइट्स होता है, एयर स्प्रिंग इंस्टॉलेशन हाइट। तो इसको आप यहाँ पर गेज के माध्यम से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूजिंग गेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मिनिमम एलाइबल विड्थ एवं डेप्थ फॉर बॉर्न ब्रेक पैड। यानी घिसे हुए ब्रेक पैड्स के लिए जो मिनिमम एलाइबल विड्थ एवं डेप्थ जो होता है वो कितना होता है। तो नए कंडीशन में जो ब्रेक पैड होता है इसका डायमेंशन 35 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 7 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टूल इज रिकमेंडेड फॉर ऑपरेटिंग द सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक इन LHB कोचेज। LHB कोचों में सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म को संचालित करने के लिए जो हम रिकमेंडेड जो टूल्स का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से टूल होते हैं। तो मेनली जो वो होते हैं वो स्पेनर जो होते हैं 24 का KB के लिए होते हैं, नॉर्मल के लिए, और 46 होते हैं वो फैमिली के लिए प्रयोग किए जाते हैं स्पेनर साइज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स इन एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो आइसोलेटिंग कॉक्स के करेक्ट पोजीशन को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर होना चाहिए वो कौन सा है। तो सिंपली हम मैनुअली हम चेक करेंगे आइसोलेटिंग कॉक्स के पोजीशंस को। अगर वो पाइप्स के पैरेलल पाया जाता है, पैरेलल टू पाइप्स, तो इसका मतलब है कि वह वर्किंग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वह वर्टिकल टू पाइप्स अगर पाया जाता है विजुअल इंस्पेक्शंस के अंतर्गत मैनुअली जब हम चेक करेंगे तो उसको यह आइसोलेट कंडीशन को यह रिप्रेजेंट करेगा आइसोलेटिंग कॉक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मैनुअली चेकिंग दियर पोजीशंस बी फाउंड आइसोलेट्स एवं वर्किंग ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग द एयर फिल्टर ऑफ द 150 लीटर एयर रिजर्वायर। 150 लीटर एयर रिजर्वायर्स के एयर फिल्टर्स को क्लीन करने के लिए का जो सही रिकमेंडेड जो मेथड है वो कौन सा है। तो जिस भी कंपनी के द्वारा प्रॉपर एयर रिजर्वायर बनाया गया है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा उनके द्वारा सजेशन किए गए इंस्ट्रक्शंस के सहायता से हम एयर रिजर्वायर्स के फिल्टर्स को हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ OEM। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग ऑफ द कपलर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। कपलर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अनुसार अगर बात करें तो जब भी हम जो कोई कपलिंग जो कोचेज या वैगन का किया जाता है तो इनका जो इंश्योरमेंट है वो किसके माध्यम से किया जाता है। तो यह जो इंश्योर किया जाता है कि हम यहाँ पर जब विजुअल चेक करते हैं तो जो हमारा टेल जो स्लॉट्स होता है वह प्रॉपर हमें क्लियर अवस्था में पाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा रोटेटरी लीवर का जो रिब होता है वो वर्टिकल नीचे की ओर होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में। साथ ही के साथ जो हमारा जो टिल्टलेस जो स्लॉट्स होता है वो क्लियर होने के साथ साथ जो हमारा लॉक पिन जो लगा होता है वो प्रॉपर रूप से लग जाना चाहिए। तब यह जो सारे कंडीशन है वो हमें यह रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा प्रॉपर वैगन्स या कोचेज का है वो हमारा प्रॉपर कपलिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग द टेल डेसेस एवं स्लॉट्स के माध्यम से हम प्रॉपर कपलिंग्स को यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन रबर जॉइंट्स ऑफ एंटी रोल बार असेंबली। यानी एंटी रोल बार असेंबली के रबर जॉइंट्स पर किस प्रकार का निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो जितने भी रबर जॉइंट्स जो है इनके विजुअल चेक के दौरान कोई क्रैक्स है, डैमेज है, कोई एजिंग है, इनको जांच हम प्रॉपर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल चेक्स फॉर क्रैक्स, डैमेज एंड एजिंग अवेलेबल ऑन रबर जॉइंट्स ऑफ एंटी रोल बार असेंबलीज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ इज द ऑक्सिलरी रिजर्वायर रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द ब्रेक रिलीज इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में ब्रेक रिलीज के दौरान जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर को कैसे दोबारा रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। तो डीबी के अंतर्गत जो हमारा आर चार्जिंग वाल्व होता है, जब यहाँ पर हम वैगन को कोचेज को रिलीज करते हैं तो इस दौरान जो आर चार्जिंग वाल्व जो होता है इनका कनेक्शन हमारा ब्रेक पाइप से हो जाता है और इसके माध्यम से हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर को पुनः चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूजिंग द आर चार्जिंग वाल्व। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक कैलिपर इन एलएचबी ब्रेक सिस्टम। एलएचबी ब्रेक सिस्टम में ब्रेक कैलिपर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो यहाँ पर सिंपली जो है इनका जो फंक्शन होता है ब्रेक कैलिपर्स का, वह होता है टू अप्लाई ब्रेकिंग फोर्स ऑन द डिस्क। यानी यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेक कैलिपर मेनली जो है वो हमारा जो फिएट बोगी होते हैं इनके क्रॉस बीम पर 2 की संख्या में माउंटेड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, Which components ensures uniform braking during emergency brake application in LHP कोचेज। LHP कोचों में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान एक समान रूप से ब्रेकिंग पूरे कोचेज में हो, इनका इंश्योरमेंट किसके माध्यम से किया जाता है। तो यह सिंपली हमारा इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व के माध्यम से यह इंश्योर किया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन में कोई ब्रेकिंग अप्लाई किया जाता है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म ब्रेकिंग किया जाए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच कंपोनेंट इज नॉट रिकमेंडेड टू एक्सपोज्ड टू पेट्रोलियम और केमिकल क्लीनिंग सॉल्वेंट ड्यूरिंग क्लीनिंग। यानी सफाई के दौरान किस कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम एवं या केमिकल सॉल्वेंट्स के संपर्क में लाने की अनुशंसा रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। तो कोई भी रबर सीट बाल्व जो है, रबर सीट बाल्व जो कि केमिकल वाले जो सॉल्वेंट्स है या जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी की अनुशंसा नहीं किया जाता है क्योंकि जो हमारे केमिकल या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं या इनके लिए अनसुटेबल होते हैं। जो हमारे रबर टाइप्स के जो सीटेड जो वाल्व्स होते हैं वो पेट्रोलियम एवं केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए अनसुटेबल्स होते हैं, इसलिए इनकी रिकमेंडेशंस क्लीनिंग के दौरान इनके संपर्क में ना आए इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन द एलएचबी एयर ब्रेक सिस्टम विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग एवं रिलीजिंग द पार्किंग ब्रेक्स। यानी एलएचबी कोच ब्रेक सिस्टम में पार्किंग ब्रेक्स लगाने एवं रिलीज करने के लिए किस कंपोनेंट्स का हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी हमें रिलीज करना हो पार्किंग ब्रेक्स को या रिलीज करना हो या अप्लाई करना हो तो इस दौरान जो हम कंपोनेंट्स का प्रयोग करते हैं वो रोलर ऑपरेटेड वाल्व का करते हैं, जिसमें हमारा 2 केबल लगा होता है, फ्लेक्स बॉल केबल। इसके माध्यम से हमारा हैंड ब्रेक को रिलीज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इन एलएचबी ब्रेक सिस्टम। एलएचबी ब्रेक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का फंक्शन क्या है वो यहां पर पूछा गया है। तो एलएचबी ब्रेक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का काम होता है कि ब्रेक सिलेंडर्स में एयर प्रेशर को प्रॉपर रूप से रेगुलेट करे,
सेकेंड यहाँ पर यह होता है कि जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर से एवं ब्रेक सिलेंडर से इनसे प्रेशर को प्रॉपर रूप से वेंट्स करे, साथ ही चार्ज। और तीसरा जो यहाँ पर होता है कि जो हमारा प्रॉपर ब्रेक्स का रिलीज एवं कंट्रोल एप्लीकेशंस का किया जाए, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड अ चेयर कार कोचेज। एक चेयर कार कोचेज के अंतर्गत कितने नंबर्स में पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व्स लगा होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व सिंपली जो हमारे कोच के अंदर लगे होते हैं और यह मेनली जो इमरजेंसी कंडीशन में कोई प्रॉपर रूप से हमारा कोचेज को रोका जा सके, इस पर्पस को देखते हुए यहाँ पर लगाया गया है। और जो हमारा पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व्स होता है इनका सीधा कनेक्शन हमारा ब्रेक पाइप के जो एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं वहाँ से लगा होता है। जब भी हम इसे ऑपरेट करते हैं तो जो हमारा वाल्व्स की जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट्स लगा होता है वहाँ से हमारा बीपी पाइप्स का प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं और इस प्रकार हमारा पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था सिंपली जो हमारा जो चेयर कार कोचेज में कितने नंबर से पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व लगा होता है, तो इसका नंबर टोटल 5 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एप्लीकेशन टाइम फॉर हाई पावर डिस्क ब्रेक KE1i PD सिस्टम इन LHV कोचेज। यहाँ पर अगर बात करें कि KE1i PD सिस्टम की अगर बात करें तो KE जो है वह KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1i है वह इसके सीरीज फॉर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि P जो है पैसेंजर ट्रेन्स को और D जो है वह डिस्क ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार के जो हमारे KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सीरीज फॉर इंडिया पैसेंजर ट्रेन एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ जो हमारा LHV कोच लगे होते हैं इनका एप्लीकेशन टाइम पूछा गया है, जो कि 3 से लेकर 5 सेकेंड एप्लीकेशन टाइम और 15 से लेकर 20 सेकेंड इसके रिलीजिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रिकमेंडेड लीवर रेशियो ऑफ हैंड ब्रेक इन LHV ब्रेक सिस्टम। LHV ब्रेक सिस्टम में जो हैंड ब्रेक्स का रिकमेंडेड किया गया इनका जो लीवर रेशियो होता है वह लीवर रेशियो 6.2 इसका लीवर रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एब्रेविएशंस KE1i PD स्टैंड्स फॉर इन द कंट्रोल ऑफ LHV ब्रेक सिस्टम। LHV ब्रेक सिस्टम्स के संदर्भ में जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म दिया गया है KE1i PD, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो KE जो है KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सीरीज फॉर इंडिया, PD पैसेंजर ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, D फॉर डिस्क ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ द ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेक डिस्क इन फिएट बोगी। फिएट बोगी के अंतर्गत ब्रेक डिस्क तक जो ब्रेकिंग फोर्स होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फिएट बोगी के अंतर्गत जो हम सिंपली ब्रेक डिस्क जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वह सिंपली हमारा जो ऑटोमेटिक क्लियरेंस के साथ जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर्स लगे होते हैं इनके एडजस्टमेंट्स के माध्यम से हमारा ब्रेकिंग फोर्स ब्रेक डिस्क तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थ्रू न्यूमेटिक सिलेंडर्स विथ ऑटोमेटिक क्लियरेंस एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल आर्म इन LHV बोगी। LHV बोगी या फिएट बोगी के अंतर्गत जो कंट्रोल आर्म का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है। तो मेन फंक्शन जो होता है कंट्रोल आर्म का टू ट्रांसमिट्स लेटरल फोर्सेज, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेज एंड द पार्ट ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज।
तीनों का यह ट्रांसमिट्स करने का काम जो होता है वो कंट्रोल आर्म जो फीएट बोगी के होती हैं इनके माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू ट्रांसमिट्स लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड पार्ट्स ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ द एंटी रोल बार्स कनेक्टेड इन द फीएट बोगी। फीएट बोगी में एंटी रोल बार कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो यह मेनली जो है जो ट्रोजन्स बार्स के माध्यम से यूज करके हम जो फॉक्स एवं जो रोल स्लिंग्स होते हैं हमारा इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम यहाँ पर एंटी रोल बार्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग ट्रोजन बार्स विथ फॉक्स एंड रोल लिंक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कंपोनेंट ट्रांसमिट्स वर्टिकल फोर्सेज फ्रॉम द बॉडी टू बोगी फ्रेम इन फीएट बोगी इज। यानी फीएट बोगी में किस कंपोनेंट्स के मदद से हम बॉडी से बोगी फ्रेम तक हम वर्टिकल जो फोर्सेज होते हैं हमारा इनको ट्रांसमिट्स करने का काम किया जाता है। तब वर्टिकल फोर्सेज की अगर बात करें जो कि हमारा बॉडी टू बोगी में होता है, तो सबसे पहले हमारा बॉडी से ट्रांसमिट्स होता है सेकेंडरी स्प्रिंग्स के ऊपर, फिर इसके बाद हमारा बोगी फ्रेम्स के ऊपर आता है, फिर हमारा प्राइमरी स्प्रिंग्स एवं बॉल जॉइंट्स कंट्रोल आर्म से होते हुए एक्सल के ऊपर हमारा वर्टिकल फोर्सेस का ट्रांसमिशन किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा इंपोर्टेंट्स जो हमारा कंपोनेंट्स है जिसके माध्यम से हमारा बॉडी टू बोगी वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिट्स होते हैं। तो यह सिंपली सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग्स के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बात करिएगा तो बॉडी, फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्प्रिंग्स, फिर यहाँ पर अगर बात करें तो बोगी फ्रेम, फिर फोर्थ नंबर पर यहाँ पर प्राइमरी स्प्रिंग्स या जो रोल जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉल जॉइंट्स ऑफ कंट्रोल आर्म, और लास्ट में जाता है हमारा एक्सल के ऊपर वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिशन होता है। इस प्रकार सीरीज में यहाँ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एक्सल डायमीटर ऑफ फीएट बोगी। फीएट बोगी का यहाँ पर एक्सल डायमीटर पूछा गया है, कितना होना चाहिए। तो सिंपली अगर बात करें फीएट बोगी का एक्सल डायमीटर का कि कितना होता है, तो यह सिंपली 2560 mm इसका एक्सल डिस्टेंस होता है यहाँ पर, जिसे हम बात करें तो हम व्हील बेस के तौर पर जानते हैं। जो हमारा यह फीएट बोगी है ये हमारा 2 एक्सल होते हैं। नॉर्मली जो हमारा ये डिस्टेंस होते हैं इसे हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो हमारा 1 एक्सल टू अनदर एक्सल के बीच जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम व्हील बेस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सल डिस्टेंस ऑफ फीएट बोगी। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वह 2560 mm होना चाहिए, जो कि फीएट बोगी के केस में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आईसीएफ कोच के केस में जो हमारा व्हील बेस होता है 2896 mm, वहीं वंदे भारत के केस में 2700 mm इसका व्हील बेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हाउ मेनी नेस्टेड स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन प्राइमरी सस्पेंशन ऑफ द फीएट बोगी। फीएट बोगी के प्राइमरी सस्पेंशन में कितने नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक बोगी में नेस्टेड स्प्रिंग्स लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूंकि यहाँ पर आउटर प्राइमरी स्प्रिंग एवं इनर प्राइमरी स्प्रिंग के साथ में कंबाइन करके हम नेस्टेड स्प्रिंग्स नोट करते हैं, तो टोटल प्रत्येक चक्कों पर 1 की संख्या में हमारा नेस्टेड कॉइन स्प्रिंग्स होता है, जिसमें प्राइमरी एवं इनर स्प्रिंग्स जो आउटर एवं इनर स्प्रिंग्स होते हैं दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो टोटल हमारा इस 4 की संख्या पर यहाँ पर हमारा होगा। और यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी टोटल 4 की संख्या में नेस्टेड स्प्रिंग्स प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं। वहीं सेकेंडरी नेस्टेड स्प्रिंग की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में हमारा लगे होते हैं सेकेंडरी नेस्टेड स्प्रिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वॉल्यूम
of the additional reservoir in the dome of the bluster beam for each air spring in the Fiat bogie। Fiat bogie में जो प्रत्येक एयर स्प्रिंग वाले जो बिल्लो होते हैं इनमें ब्लस्टर बीम में एक डोम लगा होता है प्रत्येक के लिए एडिशनल रिजर्वायर्स के लिए। यह एडिशनल रिजर्वायर का यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया कितना होता है, तो इनके लिए जो वॉल्यूम निर्धारित किया गया है जो कि एलएचबी कोचों में है तो यह 60 लीटर का होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी कंट्रोल आर्म्स आर देयर इन फिएट बोगी प्राइमरी सस्पेंशन, यानी कितने नंबर्स में कंट्रोल आर्म्स फिएट बोगी प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो टोटल चारों चक्कों के ऊपर जो हमारा कंट्रोल आर्म्स लगा होता है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पर टोटल प्रत्येक बोगी में 4 चक्के लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 4 की संख्या में हमारा कंट्रोल आर्म्स उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मेनी बम्प स्टॉप्स आर यूज्ड टू लिमिट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लस्टर बीम इन द फिएट बोगी। फिएट बोगी में जो ब्लस्टर बीम्स के लैटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट्स को लिमिट्स करने के लिए जो कितने नंबर्स में हमारा बम्प स्टॉप्स का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट हो या लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो ब्लस्टर बीम के अंतर्गत उसे लिमिट्स करने के लिए टोटल 4 की संख्या में बम्प स्टॉप्स लगे होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो 2 की संख्या में हमारा लैटरल बम्प स्टॉप होता है और 0.2 की संख्या में लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप होता है, जो कि हमारा ब्लस्टर बीम्स के जो हमारा इसको लिमिट्स करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस है, लैटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस है वो कितना कितना होता है। तो लैटरल की अगर बात करें लैटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस का तो यह मेनली 25 प्लस माइनस 5 mm के रेंज में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप की अगर बात करें तो इसके केस में जो क्लियरेंस होता है वह 8 प्लस 5 माइनस 2 mm इसका क्लियरेंस होता है। और टोटल 2 लैटरल बम्प स्टॉप और दो लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप्स ब्लस्टर बीम में लगे होते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंडमिंग फ्री हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड फॉर कैसना बोगी। कैसना बोगी में जो ईएम पैड लगा होता है इलास्टोमेरिक पैड, इनका नए डायमेंशन में 46 mm, कंडम कंडीशन में फ्री हाइट जो होना चाहिए वो 42 mm होना चाहिए। यहाँ पर कंडमिंग फ्री हाइट पूछा गया था तो 42 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भी कई सारे कंडम कंडीशन होते हैं इलास्टोमेरिक पैड्स के, जिसमें से पहला रबर पैड अगर क्रैश कर गया हो तो उस कंडीशन में भी ईएम पैड रिजेक्ट कर दिया जाएगा सर्विस से। सेकेंड कंडीशन होता है कि कोई भी सरफेस क्रैक्स अगर रबर के ऊपर मोर देन 50 mm पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इलास्टोमेरिक पैड यानी ईएम पैड को सर्विस से कंडम करेंगे। साथ ही साथ अगर बॉन्ड फेलियर जो है किसी भी डायरेक्शन में 40 mm से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उस केस में भी हम ईएम पैड को सर्विस से कंडम कर देंगे। तो इस प्रकार आप 3 कंडीशन मेन होते हैं। पहला कंडीशन जो होता है हमारा 46 नए कंडीशन में फ्री हाइट, कंडम कंडीशन में 42 mm फ्री हाइट्स होता है ईएम पैड्स का। इसके अलावा रबर पैड क्रस्ट हो गया हो, कैसी भी इफ एनी क्रैक्स ऑफ मोर देन 50 mm इज डेवलप्ड एट एनी सरफेस ऑफ रबर। थर्ड कंडीशन है बॉन्ड फेलियर्स गिविंग डे मोर देन 40 mm इन एनी डायरेक्शन। दिस रिप्रेजेंट द कंडम कंडीशन ऑफ द ईएम पैड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द नंबर ऑफ आउटर इनर एंड स्नबर स्प्रिंग्स फिटेड इन ईच बोगी ऑफ कैसनव 22 HS फॉर 20.32 टन एक्सल लोड्स इज डैश 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 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कैसनव 22 HS बोगी का एक्सल लोड मेंशन किया गया है 20.32 टन।
इस केस में नंबर ऑफ आउटर, इनर एवं स्नबर स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन प्रत्येक बोगी में कितने संख्या में होगा, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो मेनली अगर बात करें कि जो एक कैशनफ 22HS के अंतर्गत हम एक 20.32 टन का एक्सल लोड का होता है। एक अनदर अगर बात करें जो कि मॉडिफाइड वर्जन लाया गया है, इसका एक्सल लोड 22.9 टन एक्सल लोड होता है। यहाँ पर हम बात करें अगर आउटर स्प्रिंग के केस में जो नंबर्स होगा वो 14 की संख्या में होता है, इनर स्प्रिंग जो होता है वो 12 की संख्या में, और स्नबर स्प्रिंग जो होता है वो 4 की संख्या में होता है। वहीं 22.9 टन वाले एक्सल लोड वाले जो हमारे बोगीज होते हैं, इसमें आउटर स्प्रिंग का नंबर जो होता है वो 14 होता है, इनर स्प्रिंग का 14 और स्नबर का भी 4 की संख्या में होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे अगर एक्सल लोड चेंजेज होते हैं तो हमारा आउटर लगभग सेम रहता है, स्नबर भी सेम रहता है, केवल और केवल इनर वाले जो पोर्शन है वो हमारा मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था 20.32 टन के रिस्पेक्ट में आउटर, इनर एवं स्नबर स्प्रिंग्स का नंबर्स तो 14, 12 एवं 4 के नंबर्स में रिस्पेक्टिवली अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉय वैगन हैविंग कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम इन एम्प्टी कंडीशन इज डैश +- 10 mm। अगर कोई कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम पर बेस्ड अगर कोई बॉय वैगन है तो इनका पिस्टन स्ट्रोक कितना होना चाहिए। ध्यान रखें एम्प्टी कंडीशन में पूछा गया है यहाँ पर। तो बॉय वैगन केस में एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होना चाहिए वह 90 ± 10 mm होता है। लोडेड कंडीशन में के केस में जो होता है वह 135 ± 10 mm के ये रेंज में होते हैं। इसके अलावा यह ध्यान दिया जाता है कि जो बॉय वैगन जो कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम बेस्ड है, इसमें एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर बात करें तो 0.7 इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। एल टाइप ब्रेक ब्लॉक की थिकनेस की अगर बात करें तो 60 mm से लेकर 10 mm तक इसका रेंज वेरी करता है। यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें एम्प्टी कंडीशन में तो यहाँ पर सिंपली 90 ± 10 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ वैरायटी रिजेक्शंस द वेंडर इज टू बी कॉल्ड अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ रिजेक्टेड स्टोर्स और फॉर डिपोजिशन ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल विद इन द पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द वारंटी रिजेक्शन एडवाइस। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि नया इंस्ट्रक्शन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग वेंडर्स को वारंटी रिजेक्शन एडवाइस की डेट से कितने दिनों की अवधि के भीतर रिजेक्टेड स्टोर्स के रिप्लेसमेंट एवं उसके इक्विवेलेंट अमाउंट्स को जमा करने के लिए बुलाया जाता है। तो जब भी अगर बात करें इसमें 3 सिनेरियो बनता है। पहला यहाँ पर कि कोई यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा किसी मटेरियल के लिए कंप्लेंट किया जाता है, तो इनका जो कंप्लेंट्स देखा जाता है, यह कंप्लेंट्स यूजर के द्वारा देने के 15 डेज के अंतर्गत इस एडवाइस नोट जारी हो जाना चाहिए। जैसे ही एडवाइस नोट अगर जारी हो गया है तो उसके बाद वेंडर्स को एडवाइस नोट जारी होने के बाद 60 डेज का, ध्यान रखिए 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है। इसके अंतर्गत वेंडर्स को प्रॉपर रिजेक्टेड मटेरियल्स का रिप्लेसमेंट देना पड़ता है या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट्स को जमा करना पड़ता है। यह नए निर्देश के अनुसार बताया गया है कि जब भी कोई कंप्लेंट्स किया जाता है यूजर्स के द्वारा, जो कि यूडीएम यूजर डिप्यूट मॉड्यूल्स के माध्यम से या IIMS जो है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोई कंप्लेंट्स किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा, तो उसके कंप्लेंट्स करने के विद इन 15 डेज के अंतर्गत एडवाइस नोट जारी किया जाना चाहिए। उसके एडवाइस नोट जारी होने के 16 डेज के अंतर्गत वेंडर्स को
डैमेज मटेरियल्स का रिप्लेसमेंट या उसके इक्विवेलेंट्स अमाउंट्स जारी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया है कि जो वारंटी रिजेक्शन एडवाइस यहाँ पर इशू कर दिया गया है, इसके कितने दिनों के भीतर वेंडर्स को रिप्लेसमेंट रिजेक्टेड आइटम्स का या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन issued regarding the handling of warranty rejections, warranty rejection advice is to be issued within the dash days of the detections of warranty claims। यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि अगर कोई यूजर के द्वारा कंप्लेंट्स अगर बताया डिटेक्ट किया जाता है तो उसके 15 डेज के अंतर्गत एडवाइस नोट जारी किया जाना है, और 15 डेज जैसे ही एडवाइस नोट जारी किया जाता है इसके बाद 16 डेज का समय दिया जाता है वेंडर्स को। तो यहाँ पर 15 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद इन द 15 डेज एडवाइस नोट जारी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज AMOC स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द IRDRDO वार ट्रायल्स गाइडलाइंस। यानी इंडिया रेलवे DRDO वार ट्रायल्स गाइडलाइंस के अनुसार इसमें जो AMOC का जो शब्द दिया गया इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो AMOC का फुल फॉर्म होना चाहिए एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर एम्प्टी एंड लोड बॉक्स हैंडल ऑफ पोजिशनिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एम्प्टी एवं लोड बॉक्स हैंडल पोजिशनिंग के लिए जो कंसिक्वेंस जो इम्प्रूवमेंट होता है उसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है कि इसमें ब्रेक बाइंडिंग वगैरह की जो समस्या आता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप पूछा गया है कि जो खाली एवं लोड बॉक्स के हैंडल की अनुचित स्थिति का क्या परिणाम होता है। तो इसका यह परिणाम देखा जाता है कि जो हमारा इनकरेक्ट ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हमारा जो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशन के लिए अलग अलग बताया गया है। अगर गलती से भी आप एम्प्टी कंडीशन को लोडेड कंडीशन में हैंडल रखते हैं तो पिस्टन स्ट्रोक ज़्यादा मूवमेंट करेगा, इससे यह होगा कि ब्रेक बाइंडिंग की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका इंश्योरमेंट कैसे करना है, तो जो हमारा ग्रॉस वेट जो है 42.5 टन तक होता है वैगन्स का, तो उसमें हम एम्प्टी कंडीशन में हैंडल को रखेंगे। अगर 42.5 टन से एबव जाता है तो उस कंडीशन में हम हैंडल को लोडेड कंडीशन की तरफ रखेंगे। इसका जांच जो होता है जिसमें येलो कलर जो होता है उसके एम्प्टी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लैक कलर जो होता है जहाँ पर हमारा एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगा होता है वहाँ पर ब्लैक कलर्स के लोडेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अनुसार आप यहाँ पर हैंडल का मूवमेंट करा सकते हैं, जिससे यह होगा कि जो ब्रेक बाइंडिंग की समस्या होगा या इम्प्रॉपर ब्रेक एप्लीकेशन की समस्या होगा वो इससे आप निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट ब्रेक एप्लीकेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब इम्प्रॉपर एम्प्टी लोड बॉक्स के हैंडलिंग की जो पोजिशनिंग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग ब्रेक बाइंडिंग टू इंश्योर दैट द ब्रेक ब्लॉक्स आर फ्री आफ्टर रिलीजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। यानी ब्रेक बाइंडिंग के दौरान क्या किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को रिलीज करने के बाद ब्रेक ब्लॉक्स हमारा फ्री कंडीशन में हो। तो यहाँ पर बात करें हम तो जब भी हम अगर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या पाया जाता है तो इसमें जो अलग अलग प्रक्रिया जो होते हैं कन्वेंशनल मेथड हो या जो हमारे BMBS के मेथड्स के हिसाब से या कोचेज की अगर बात करें तो उसी अनुसार हमारा प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। लेकिन लास्ट में जब हम ब्रेक बाइंडिंग की समस्या को निजात पाते हैं तो लास्ट में हमारा जो इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा व्हील ट्रेड एवं ब्रेक ब्लॉक्स के बीच प्रॉपर रूप से हमारा गैप मेंटेन होना चाहिए ताकि दोबारा हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या यहाँ पर जनरेट ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंश्योर अ गैप बिटवीन द व्हील्स ट्रेड्स एंड द ब्रेक ब्लॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर बियर ऑफ कार्बन वार्स
इज बीइंग डन इन बीच ऑफ द फ्लोइंग मेंटेनेंस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हम इंस्पेक्शन अर्थिंग इक्विपमेंट्स का करते हैं ताकि जो हमारा कार्बन बुशेस को बियर कंडीशन में ना हो, तो यह इस प्रकार के इंस्पेक्शन कौन से शेड्यूल मेंटेनेंस के दौरान किया जाता है। तो इस अगर बात करें कार्बन बुशेस की इंस्पेक्शन का, तो यह मेनली प्रत्येक बोगी में एक एक्सल पर हमारा अर्थिंग इक्विपमेंट लगा होता है। जो हमारा 4 एक्सल जो प्रत्येक बोगी में हमारा होता है, प्रत्येक कोचेज में 4 एक्सल, तो किसी एक एक्सल पर हमारा प्रत्येक बोगी में हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होता है जिसमें हमारा कार्बन बुशेस होते हैं, या इसके बियर कंडीशंस को जांच करने के लिए हम D2 एवं D3 शेड्यूल्स में हम करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर द पैसेज ऑफ ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट थ्रू इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द ग्रॉस क्लियरेंस इज मोर देन डैश mm। यानी यहाँ पर बोला है कि कोई इलेक्ट्रीफाइड सेक्शंस हो जिसमें अगर कोई, कब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में हमारा लगे होते हैं, कितने mm से ज़्यादा अगर कोई हमारा ग्रॉस क्लियरेंस पाया जाता है तो उस केस में हमारा किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए स्पीड लिमिट्स में। तो यहाँ पर बात करें हम कि ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट के केस में टोटल 3 प्रकार के ओडीसी होते हैं, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी एवं सी क्लास ओडीसी। ए क्लास ओडीसी की अगर बात करें तो इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो ग्रॉस क्लियरेंस है वह फिक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारा उसके मुकाबले मोर देन 225 mm से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। सेकेंड, बी क्लियरेंस के बीच जो हमारा फिक्स्ड स्ट्रक्चर के बीच की जो क्लियरेंस होता है वह 150 से लेकर 225 mm की रेंज में आता है, तो उसको हम बी क्लास ओडीसी के कैटेगरी में रखते हैं। सी क्लास ओडीसी की जो कैटेगरी की अगर बात करें, जब हमारा ग्रॉस क्लियरेंस फिक्स स्ट्रक्चर के मुकाबले अगर जो हमारा डायमेंशन आता है वो 100 से लेकर 150 mm की रेंज में आता है, तो इसे हम सी क्लास ओडीसी की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि ए क्लास ओडीसी अगर पाया जाता है तो ए क्लास ओडीसी में हमारा कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसमें विथ सेक्शनल स्पीड के साथ हमारा ए क्लास ओडीसी का मूवमेंट कराया जाता है डे एवं नाइट्स दोनों के दौरान विदाउट एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ। जबकि बी क्लास ओडीसी का मूवमेंट हम 40 kmph के साथ डे एवं नाइट्स में विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ करते हैं। जबकि सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट हम 25 kmph के स्पीड से केवल और केवल डे लाइट्स में करते हैं विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि कब इलेक्ट्रीफाइड सेक्शंस के अंतर्गत हमारा स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन की अगर तरफ हम चले अगर, तो ऑप्शन में यहाँ पर बताया गया है पहले नंबर पर 100 mm दिया गया है, तो 100 mm जो कि सी क्लास ओडीसी के साथ बिलोंग्स करता है, तो सी क्लास ओडीसी में 25 kmph होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया 150 mm जो कि बी क्लास ओडीसी के साथ है, बी क्लास ओडीसी में 40 kmph के साथ स्पीड लिमिट्स के साथ हम रन करा सकते हैं, इसके ज़्यादा हम नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हमारा 250 mm दिया गया है जो कि मोर देन 225 mm है, और यह जो क्लासेज होगा वो ए क्लास ओडीसी में बिलोंग्स करेगा जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसमें विथ सेक्शनल स्पीड के साथ यहाँ पर ओडीसी का मूवमेंट कराया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 250 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है द ग्रॉस क्लियरेंस डैश क्लास ओडीसी हैविंग लेस देन 150 mm 6 इंच बट मोर देन 80 mm 3 इंच फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ग्रॉस क्लियरेंस है किसी ओडीसी का जिसमें यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है ग्रॉस क्लियरेंस से फिक्स स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में जो डिस्टेंस है वह 150 से लेकर 80 mm के रेंज में यहाँ पर उसका डिस्टेंस है, और यह डिस्टेंस जो है वो सी क्लास ओडीसी जो होता है हमारा उसके रेंज में आता है, सी क्लास ओडीसी के रेंज में आता है, तो यह इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस केस में जो स्पीड लिमिट होता है वो 25 kmph
और डे लाइट्स में केबल मूवमेंट कराया जाता है विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब प्रभाव में आया था। यहाँ पर केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब यहाँ पर अस्तित्व में आया था। एग्जिस्टेंस की अगर बात करें, एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में जो हमारा होगा वो हमारा 2005 में या प्रभाव में आया था। अगर इफेक्टेड की अगर बात करें, प्रभाव में कब में आया था, अस्तित्व में आया था 2005 में एग्जिस्टेंस, और इफेक्टेड हुआ था यह जनवरी 2006 से यह प्रभाव में आए थे। तो यहाँ पर प्रश्न में एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा गया था, 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्सीडेंट ड्यू टू कोलिजन्स फॉल्स अंडर बीच कैटेगरी, जो रेलवे एक्सीडेंट के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ कोलिजन जो होता है वो कौन से क्लासेस के अंतर्गत आता है। तो कोलिजन सिंपली जो है वह क्लास ए को रिप्रेजेंट करता है, क्लास ए एक्सीडेंट्स को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी सिंपली फायर इन ट्रेन्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लास सी जो है वह ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। डी सिंपली डीरेलमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक जो इम्पोर्टेंस जो क्लासेज है, क्लास जे, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, फेलियर ऑफ रोलिंग एंड इंजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ट्रेन पार्टिंग वगैरह जो आती हैं वो सिंपली क्लास जे के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएससी इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टोर प्रोक्यूरमेंट और टेंडर्स। स्टोर प्रोक्यूरमेंट एवं टेंडर्स के संदर्भ में जो हमारा पीएससी का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का पीएससी का मतलब होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीएससी जो मेनली है वो यूजर डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब पार्टिकुलर किसी आइटम्स के बिना काम नहीं चल सकता है और आइटम किसी विशेष फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्स किए जाते हो, तो उस बिहाफ पर यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा पीएससी जारी किया जाता है। पीएससी जारी करने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा सिंगल टेंडर के माध्यम से, ध्यान रखिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि पीएससी जो परचेज किए जाते हैं वो कौन से टेंडर के माध्यम से किए जाते हैं, तो यह सिंगल टेंडर के माध्यम से इस प्रकार के आइटम का परचेजिंग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द क्रिटिकल कंसिडरेशन when using the cutting equipment near a trapped casualty। near a trapped casualties के पास अगर कोई कटिंग का प्रोसेस किया जाता है तो यह किस प्रकार के क्रिटिकल कंसिडरेशन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी नियर ट्रैप्ड कैजुअलिटी अगर पाया जाता है तो वहाँ पर हमें जो डायरेक्ट कटिंग ब्लेड से उसके कैजुअलिटी बॉडी से हमें अवे रखना पड़ता है ताकि डायरेक्ट भी संपर्क में ना आ सके, इसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक्स डज द 140 टन बीडी क्रेन, यानी जो 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन के पास कितने प्रकार के ब्रेक्स होते हैं। तो एक होते हैं एयर ब्रेक्स, एक होता है पार्किंग ब्रेक जो कि डिस्क ब्रेक्स के टाइप्स पर बेस्ड होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन एक्टिव आइटम्स आर दोज स्टॉक आइटम्स स्टॉक ऑफ विच, यानी निष्क्रिय आइटम्स वैसा आइटम है जिसका स्टॉक प्रीवियस पास्ट 12 मंथ्स में किसी भी यूजर को जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार के आइटम जो होगा वह इनएक्टिव आइटम्स के अंतर्गत रखा जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, टोटल नंबर ऑफ ब्लास्ट फॉर साउंडिंग ऑफ हुटर फॉर टर्निंग आउट रिलीफ ट्रेन विदाउट एआरएमई, यानी एआरएमई की एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ ट्रेन के बिना एआरटी को बाहर निकालने के लिए जो हम हुटर्स का प्रयोग करते हैं, नंबर्स का, वो कौन से हुटर्स कोड्स का हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो साउंडिंग के लिए जो हुटर कोड हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें मेनली हम यहाँ पर देखेंगे होम स्टेशन और आउट स्टेशन,
होम स्टेशन में यहाँ पर हम यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर नोट करेंगे और यहाँ पर हमारा 3 और 5 नोट करेंगे। ये 2, 4 एवं 3, 5 जो है वो नंबर ऑफ हुटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ हुटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर होम स्टेशन पर अगर 5 सेकेंड के इंटरवल पर 45 सेकेंड्स का 2 हुटर्स कोड बजाया जाता है, तो इसका मतलब है होम स्टेशन पर हमें केवल और केवल ART के रिक्वायरमेंट है। सेकेंड यहाँ पर उसी प्रकार है कि अगर 5 सेकेंड के इंटरवल पर अगर 45 सेकेंड्स का अगर 3 हुटर कोड बजाया जाता है, तो आउट स्टेशन पर हमें केवल और केवल ART की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर 4 के लिए ART और ARM दोनों हैं, तो यहाँ पर आप एक दूसरे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक होम स्टेशन के लिए, एक आउट स्टेशन के लिए 3, 2, 4, 3, 5 जो है वो नंबर ऑफ हुटर्स कोड है। और कैंसिल करने के लिए हम 90 सेकेंड का एक लॉन्ग हुटर कोड बजाते हैं, जिसके यहाँ पर हमारा जो साउंडिंग हम 90 सेकेंड का बजाते हैं, इसके यहाँ पर हमें ART और ARM के कैंसिल्स के लिए यह सिग्नल होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था टर्निंग आउट यानी बाहर निकालने के लिए जो हमारा नंबर ऑफ साउंडिंग हुटर जो होता है, उसके लिए हम आउट स्टेशन के लिए हम 3 हुटर कोड बजाते हैं, जिसमें केवल और केवल हमारा आउट स्टेशन के लिए ART की रिक्वायरमेंट होता है, किसी प्रकार का ARM नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। IREPS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा? तो IREPS जो होता है वह इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है इंडियन रेलवे का, जिसके माध्यम से किसी प्रकार के गुड्स, वर्क्स एवं सर्विसेज को हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के माध्यम से। साथ ही साथ किसी प्रकार का मटेरियल्स को सेल्स करना हो, एसेट्स या सर्विसेज का लीजिंग करना हो, वेंडर अप्रूवल्स हो, मटेरियल इंस्पेक्शन हो, सारे के सारे हम ऑनलाइन एक्टिविटीज जो होते हैं वेब पोर्टल्स IREPS के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन LAP और LHAP अप टू 45 डेज टू अ नॉन गजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर हिज और हर कंट्रोल इज। यानी कोई अपने अधीन कार्य करने वाले नॉन गजेटेड स्टाफ्स को 45 दिन का जो LHCP एवं LAP का जो स्वीकृति का पावर जो होता है, सैंक्शन अथॉरिटी, वो किसके पास होता है? तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं जो कि अगर कोई कर्मचारी हेडक्वार्टर लेवल्स के अंतर्गत वर्क कर रहा हो, और सेकेंड होता है यहाँ पर कि डिविजनल लेवल पर वो वर्क कर रहा हो। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं JAG, इनका पावर होता है कि अगर उनके अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है कर्मचारी, नॉन गजेटेड कर्मचारी, तो उनको 180 डेज का वह LAP या HLAP प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि वह डिवीजन के अंतर्गत वह कार्य कर रहा हो। अगर वह हेडक्वार्टर के अंतर्गत कार्य कर रहा है स्टाफ, तो उस केस में केवल और केवल वह 45 डेज का ही LAP या LHAP को वह सैंक्शन कर सकते हैं। सेकेंड केस यहाँ पर यह होता है कि सीनियर स्केल के कोई ऑफिसर्स है, तो सीनियर स्केल के ऑफिसर केस में किसी भी केस में अप टू 45 डेज तक ही केवल वह सैंक्शनिंग कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन यहाँ पर होता है जूनियर स्केल ऑफिसर। जूनियर स्केल ऑफिसर के केस में वह सब्जेक्ट टू कंडीशन यह होता है कि कोई एक्स्ट्रा रिलीफ का डिमांड नहीं करता है, तो उस बिहाफ पर उसे 30 डेज का वह सैंक्शनिंग पावर जूनियर स्केल ऑफिसर रखता है। तो इस पर आप देख पा रहे हैं कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के ऑफिसर जो होगा वो 180 डेज का सैंक्शनिंग पावर रखता है, बशर्ते कि वह डिविजनल के अंतर्गत वह नॉन वर्किंग स्टाफ जो होते हैं हमारा नॉन गजेटेड,
उनको डिविजनल बेसिस पे वो काम कर रहा है तो उस केस में 180 डेज का प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वो हेड क्वार्टर लेवल पर है तो 45 डेज, सीनियर स्केल ऑफिसर जो है किसी भी केस में 45 डेज तक, और जूनियर स्केल ऑफिसर 30 डेज का वह छुट्टी कर सकता है, बशर्ते कि वह कोई भी एक्स्ट्रा रिलीफ डिमांड नहीं करता है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि मिनिमम अथॉरिटी कौन है। तो मिनिमम अथॉरिटी जो होगा, जो कि उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, उसकी कंट्रोल के अंतर्गत, तो 45 डेज का कौन कर सकता है। तो मिनिमम जो होगा वह सीनियर स्केल कर सकता है। इसके ऊपर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स होते हैं जिनका वो अपर लेवल का होता है, जबकि जूनियर स्केल के लिए केवल और केवल 30 डेज का होता है। तो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया पूछा गया था। तो जूनियर स्केल के ऑफिसर्स, जो सीनियर स्केल के ऑफिसर्स होंगे वह 45 डेज के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीनियर स्केल ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री पासेस। जो पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास जो कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 ईयर्स का रखा गया है। यानी आफ्टर 20 ईयर्स के सर्विस के बाद ही आप पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस केस में यह ध्यान दिया जाता है कि जो ग्रुप ए और बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 3 सेट पास पीआरसीबी पर ईयर प्रोवाइड करवाया जाता है आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ 20 ईयर्स, जबकि ग्रुप सी एंड डी के जो कर्मचारी होते हैं उसे 2 सेट्स पीआरसीपी पर ईयर प्रोवाइड करवाया जाता है। आपसे यहाँ पर नंबर भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत, तो यहाँ पर इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज में लिया जाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप 2 जो है वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें पुलिस कस्टडी में कोई कर्मचारी 48 आवर्स एक्सीड करता है तो उसको स्टेप 2 जारी किया जाता है, जिसमें डीम्ड सस्पेंशन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं स्टेप 5 जो है यह मेजर पेनाल्टी बड़ी शास्ति को रिप्रेजेंट करता है। SF 11 छोटी शास्ति यानी माइनर पेनाल्टी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी गिवन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कौन से रूल के अंतर्गत फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार से मेजर पेनाल्टी को इम्पोज किया जाए, इसका प्रोसेस जो है वह रूल नंबर 9 के अंतर्गत बताया गया, जो कि डिसिप्लिनरी अपील रूल्स के रूल नंबर 9 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रूल 2 के अंतर्गत डेफिनेशंस के बारे में बताए गए हैं। रूल 5 के अंतर्गत सस्पेंशन के रिगार्डिंग डिटेल में बताया गया है। रूल 6 के अंतर्गत पेनाल्टीज के बारे में बताए गए हैं। रूल 7 के अंतर्गत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होते हैं कौन कौन से, उनके बारे में बताए गए हैं। जबकि रूल 9 के अंतर्गत प्रोसीजर्स फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी, रूल 11 के अंतर्गत प्रोसीजर्स फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी, जबकि रूल 12 के अंतर्गत कम्युनिकेशंस ऑफ ऑर्डर्स को यह बताता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लियरेंस बिटवीन लैटरल बम्प स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर। ट्रैक्शन सेंटर एवं लैटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, इनके दोनों के बीच कितना होता है। तो इनके बीच अगर बात करें क्लियरेंस लैटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस का, तो यह मेनली 25 ± 5 mm के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल क्लियरेंस, यह होता है 8 + 5 - 2 mm होता है। यह सिंपली लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन अ कोच इज डैश इंचेज। यानी एक कोच जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में लगे हैं, तो इनके ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होगा। यानी यहाँ पर सिंपली अगर बात करें तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप्स के जो कोचेज होते हैं, यानी BM BC
जो कि ICF कोच में मिलने प्रयोग किए जाते हैं, इनका 0-2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। इनकी अगर बात करें डाया की, तो डाया 8 इंच या 203 mm इसका डाया होता है। तो यहाँ पर बात करें जो ब्रेक इंचेज का ब्रेक सिलेंडर का डाया पूछा गया था, तो 8 इंच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बायोडाइजेस्टर टैंक्स फॉर ICF और RCF कोचेज हैज डैश पार्टीशन इनसाइड द टैंक्स। यानी ICF एवं RCF कोचों के लिए जो बायोडाइजेस्टर टैंक्स लगा होता है, इनके टैंक्स के अंतर्गत कितने पार्टीशंस होते हैं? तो टोटल 6 के संख्या में पार्टीशंस इसके अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक कैलिपर्स यूनिट्स आर देयर ऑन ईच एक्सल्स ऑफ द फिएट बोगी। यानी फिएट बोगी के प्रत्येक एक्सल पर कितने ब्रेक कैलिपर्स लगे होते हैं? तो प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा होता है, या मेनली माउंटेड होता है, जो हमारा बोगी क्रॉस बीम होता है इसके ऊपर यह माउंटेड होता है, और प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने नंबर से ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं? तो प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार 4 एक्सल्स होते हैं, तो टोटल 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक कोच में अवेलेबल होंगे। इसका डाया जो होता है वो 10 इंच या 255 mm होते हैं, और मैक्सिमम जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 21 mm इसका मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक होता है, और मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो 3.0 kg/cm² का LHB कोचों में ब्रेक सिलेंडर में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर केवल नंबर्स पूछे गए थे, तो नंबर यहाँ पर 8 नंबर्स में प्रत्येक कोचों में ब्रेक सिलेंडर्स उपलब्ध होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एनी एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन बीन मेड और साइंड इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड इन डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एप्लीकेशन या अपील या रिप्रेजेंटेशन जिसका साइन अगर बात करें तो हिंदी में किया गया है, तो उस प्रकार के हस्ताक्षर जो होगा उसका उत्तर भी जो होगा वह हिंदी में जारी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फॉर्म्स एंड हेडिंग्स ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल बी डैश। यानी यहाँ पर बोला गया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में प्रयुक्त रजिस्टर का जो प्रारूप होता है, फॉर्म्स होता है, हेडिंग्स होता है, वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स में होना चाहिए, जिसमें हिंदी एवं इंग्लिश दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लैंग्वेज प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के अंतर्गत 22 लैंग्वेज जो है उनको शामिल किया गया है, जो कि 8 शेड्यूल्स और पार्ट 17 के अंतर्गत यह आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, और सेकेंड में मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा पूछा गया है। टोटल मेंबर्स होते हैं 30, लोकसभा से आते हैं 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जो राज्यसभा से जो होंगे वो 10 मेंबर्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और फ्रॉम लोकसभा 20 मेंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कम्युनिकेशंस फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू अ स्टेट इन रीजन ए शैल बी। कोई क्षेत्र ए के किसी केंद्रीय सरकारी कार्यालय से किसी राज्य को पत्र व्यवहार जो होगा वह हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वो रीजन ए से बिलोंग करते हैं। अगर रीजन बी एवं रीजन सी होते हैं तो वहाँ पर हमारा इंग्लिश का यहाँ पर इंग्लिश के बेसिस पर यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हिंदी जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी के दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एवं स्क्रिप्ट के तौर पर देवनागरी स्क्रिप्ट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पंजाब स्टेट्स फॉल्स अंडर बीच रीजन्स, राजभाषा नियम के अनुसार पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, ये जितने भी यूनियन टेरेटरी में स्टेट जो होते हैं वो रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, सेंट्रल हिंदी समिति और कमेटी की अगर बात करें चेयरमैन का तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम मिनिस्टर की अगर बात करें तो यस डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी होते हैं, डिप्टी चेयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिस लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो डिवीजन लेवल पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर खुद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे जोनल स्तर पर पूछा जाता तो जोनल स्तर पर इसके चेयरपर्सन होते हैं वो जनरल मैनेजर यानी जीएम होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।